Red salute, comrades. So we are going to start class 10th, power sharing, chapter number 1 of democratic politics, and in this chapter we are going to take the lecture number 2. हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कोट से, द बिगेस्ट रिस्क अ पर्सन कैन टेक इज टू डू नथिंग. सबको लगता है कि ये काम करने में डर लगेगा, रिस्क है, होगा कि नहीं होगा, फेल हो गए तो. उससे बड़ा रिस्क ये है कि वो काम ना करना. ठीक है, तो लेक्चर देखो, लेक्चर देखने में कोई रिस्क नहीं है. आगे देखते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी, जो श्रीलंका की कंडीशंस थी और बेल्जियम में. तो हमने देखा था बेल्जियम ने कुछ एक अलग तरीका चुना था. वो अलग तरीका क्या चुना था? अकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. एक अलग तरीका उन्होंने चुना. ठीक है, क्या चुना? दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. जो रीजनल डिफरेंसेस थे, एक एरिया और दूसरे एरिया में जो डिफरेंस था, और जो लैंग्वेज कल्चर अलग अलग थे, उन चीजों को उन्होंने एक्नॉलेज किया. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसका सबसे बड़ा स्टेप होता है ये मानना कि प्रॉब्लम है. जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और इनको समझ में आया कि प्रॉब्लम तो है. अब प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी होगा. ठीक है, तो उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेस है. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993, 23 इयर्स के पीरियड में उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया. किस लिए? इसलिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, हम कैसे इसे एक बेटर जगह बना सकते हैं रहने के लिए. तो जैसे जैसे उनको समझ में आया कि अच्छा ये चीज ये गलत है, इनको चेंज करते हैं. ठीक, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव. जो अरेंजमेंट इन्होंने किया वो बाकी किसी भी कंट्री से अलग था और बहुत इनोवेटिव था. ठीक है, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स. अब देखते हैं क्या था, क्या इन्होंने इनोवेटिव लाया, क्या खोज के ले आए. First, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मेंबर्स हैं वो इक्वल होंगे. ठीक है, था ना लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन लोगों के बीच में डिवीजन था, कोई डच बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था. तो इन्होंने कहा दोनों लैंग्वेज को हम बराबर का रिकॉग्निशन दे देंगे सेंट्रल लेवल पे. Some special laws require the support of majority of the members from each linguistic group, and thus no single community can make decisions unilaterally. और कुछ स्पेशल लॉ भी बनाए गए थे कि जो अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए थे. तो इसमें से कोई भी एक ग्रुप अकेला डिसीजन नहीं ले सकता. यूनिलेटरली का मतलब होता है अकेले के दम पे. तो अकेले के दम पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकता कि वो अपने लिए कर दे कि अच्छा हाँ चलो अब हम पावर में हैं तो हम डच को रखते हैं, फ्रेंच को हटा देते हैं. ऐसा कोई नहीं कर सकता. Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी कि अब ये काम आप करो. दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी. एक एरिया जहां पर डच बोलने वाले ज्यादा थे और दूसरा एरिया जहां पर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे. तो दोनों को डिवाइड करके पावर दे दी गई. ठीक है, अब जो ये स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी. मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं कर रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो करेगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल के ऑर्डर्स को भी फॉलो ना करे. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in central government. अब ब्रुसेल्स जो थी वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें क्या था, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. अभी हमने क्या देखा था कि ब्रुसेल्स में ज्यादातर बोल कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग. डच स्पीकिंग वहां माइनॉरिटी थी.
तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात मान ली, क्योंकि डच ने सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो क्योंकि डच जो है वो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच सिर्फ ब्रसल्स में मेजॉरिटी में थे। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसल्स में रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दोनों ग्रुप अपने अपने कुछ कुछ राइट्स जो हैं डाइल्यूट करने को रेडी हो गए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा भी एक तीसरी गवर्नमेंट थी, क्या थी, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, उसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कौन, मतलब जो कैसे इलेक्ट होगी, उसको इलेक्ट करेंगे अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस एरिया में रहते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, लैंग्वेज बोलने आनी चाहिए, ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो इस गवर्नमेंट के पास पावर थी कि अपनी कम्युनिटी में कैसे कल्चर फॉलो करना है, एजुकेशन कैसा होना है और कल्चरल चीजें कैसी होंगी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, ये कार्टून देखो, ये कह रहे हैं ये किस तरीके का सॉल्यूशन है। आई एम ग्लैड अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी। ये कह रही किस तरीके का अजीब सा सिस्टम है, कम से कम हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि कौन सा मिनिस्टर किस कम्युनिटी का होना चाहिए, कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो सिर्फ इसी कम्युनिटी का बनना चाहिए, जनरल होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, तो ऐसा है इंडिया में नहीं है। तो ये कह रही है कि किस तरीके का सिस्टम है। अब ये किस तरीके का सिस्टम है तुम बताओ, अच्छा है, बुरा है, या उनके हिसाब से सही है, हमारे देखने से अलग दिख रहा है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में तो आया ही होगा, इतने पॉइंट्स बोले मैंने, याद कुछ नहीं हुआ होगा, अब दोबारा पढ़ोगे तो याद होगा, इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है फिर इसमें, बट इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुश्किल है सिस्टम समझना। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, पर अभी तक ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया, मतलब बेल्जियम ने बनाया, अभी तक बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन चल तो बढ़िया रहा है ना। They help to avoid civic strife between two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. इससे क्या हुआ, सिविक स्ट्राइफ कम हुए, सिविक मतलब आम जनता में, स्ट्राइफ मतलब लड़ाइयां, तो आम जनता के बीच में लड़ाइयां कम हुई, और जो एक पॉसिबिलिटी थी कि कहीं लैंग्वेज के नाम पे कंट्री के दो टुकड़े ना हो जाएं, उस पॉसिबिलिटी को भी इसने खत्म कर दिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. और जब यूरोप की कई कंट्रीज हेडक्वार्टर्स बनाने आई यूरोपियन यूनियन का, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को चूज किया। क्यों, क्योंकि ब्रुसेल्स तब एक पीसफुल जगह हुई, जहां लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो एक पीसफुल प्लेस हो गया, और वहां यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, समझ में आया, इसे देखो। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पावर शेयर करने से हम और ज्यादा पावरफुल हो गए। हुआ क्या ऐसा, अगर बेल्जियम आपस में लड़ता रहता तो क्या यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में बनता, नहीं बनता। तो क्या पावर शेयर करने से हम और स्ट्रांग हो गए, सोचो। एंड ये एक एक्टिविटी है करना, रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज रिलेटेड टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स। इस टाइम तो बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, बनाओ आराम से, रोज न्यूज़पेपर में छप रहा है, ईरान इजराइल, पैलेस्टीन इजराइल, यूक्रेन रशिया। A group of 5 students could pool their clippings together and do the following. Classify these conflicts by their location. इसको तुम लोग पढ़ के कर लेना, करोगे तो है नहीं मुझे पता है, इतना डेडिकेशन रहता तो ठीक है। अब हमने क्या सीखा दोनों कंट्रीज को देख के, बोथ आर डेमोक्रेसीज, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी है, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी है, ठीक।
Yet they dealt with the question of power sharing differently. But दोनों ने पावर शेयरिंग के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डील किया. ठीक है. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. बेल्जियम के लोगों को लगा, बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्हें लगा कि हमारी कंट्री एक तभी रह पाएगी जब हम सबके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, डच स्पीकिंग के भी, फ्रेंच स्पीकिंग के भी. जब हम सबकी बात समझेंगे तब हम एक रह पाएंगे. तो ऐसा रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. और इस रियलाइजेशन से इन लोगों ने बढ़िया मिलजुल के बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दोनों को ठीक ठाक पावर मिल गई और दोनों खुश. ठीक है, कोई इसमें हार नहीं रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. बट श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने जस्ट इसका अपोजिट किया. उसने कहा तमिल है, अरे इनकी बात क्यों सुने हम, मेजोरिटी है भाई, सिन्हाला की मेजोरिटी है, क्यों सुनेंगे तमिल स्पीकिंग पीपल की बात. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो इसने श्रीलंका के एग्जाम्पल ने ये बताया, अगर एक मेजोरिटी चाहे, एक कंट्री में मेजोरिटी चाहे कि हम फोर्सफुली अपनी जो बात है वो अप्लाई करवा देंगे पूरे कंट्री में और सबको मानना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी. उस कंट्री में सिविल वॉर होगा, कोई भी जाना नहीं चाहेगा, वहां रोज जिंदा रहना एक स्ट्रगल है. ठीक है. अच्छा, एक और कार्टून देखो, ये है जर्मन इंजीनियरिंग, द फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. जर्मन इंजीनियरिंग बहुत फेमस है. तो एक कार है जिसको, जो जर्मन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें दो स्टीयरिंग है. दो स्टीयरिंग का क्या मतलब है? द कार्टून एट द लेफ्ट refers to the problems of running the Germany's grand coalition government. ये जर्मनी की एक कोलिशन गवर्नमेंट है. कोलिशन का मतलब, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन. जब कोई सिंगल पार्टी अकेले मेजोरिटी नहीं ले आ पाती, जितना सीट चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए, अगर वो नहीं होता, वो पार्टी दूसरे पार्टी के साथ अलायंस करती है, मतलब गठबंधन करती है, और जो गवर्नमेंट बनती है उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है. तो जर्मनी में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी और उसमें कोलिशन में कौन था? दो मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री. जो दो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वही कोलिशन कर रही हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है. ठीक है. द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के हमेशा से दुश्मन रहे हैं. उनको लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा बिकॉज नाइदर ऑफ देम गॉट क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऑन देयर ओन इन द 2005 इलेक्शंस. They take divergent positions on several policy matters, but still jointly run the government. बहुत सारे मैटर पे इन लोग का ओपिनियन एक हुआ ही नहीं. ये लोग आपस में हमेशा एक दूसरे को अपोज करते रहे, लेकिन तब भी गवर्नमेंट चलती रही. यही है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. दो दो स्टीयरिंग है, दोनों लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलती रही, गवर्नमेंट नहीं गिरी. अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. क्यों डिजायरेबल है, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? अभी तो कुछ तो समझ में आ गया कि भाई पावर शेयरिंग ज्यादा सही है. मरने से अच्छा है, रोज लड़ाई झगड़े से पड़ने से अच्छा है कि पावर शेयर करते हैं, मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं. तो दो रीजन है पावर शेयरिंग के. पहला, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में अगर लड़ाई झगड़े कम करने हैं, सबसे अच्छा है पावर शेयरिंग. ठीक है. दूसरा, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग. हम पावर शेयर ही नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कभी रहेगी नहीं. अगर एक रूलर जनता को पावर देना ही ना चाहे, जनता कोई कुछ कर ही ना पाए रूलर के लिए, तो वो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं. तो एक डेमोक्रेसी की सबसे जरूरी चीज है पावर शेयरिंग. तो पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं. ठीक. फर्स्टली, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई के जो चांसेस है, उसको कम करता है. दूसरा, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. अब जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब लड़ाई होगी, तो क्या होगा? सरकार चलती रहेगी क्या स्मूथली? नहीं.
सरकार के भी गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और होगा क्या, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण लगभग हर एक चीज अनस्टेबल हो जाएगी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, जो कंट्री का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उससे बेटर क्या है, पावर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अगर शॉर्ट रन में देखें, थोड़े टाइम के लिए देखें, तो बड़ा अच्छा लग सकता है कि हाँ ठीक है, मेजोरिटी है ना, जो ज्यादा है वो उतना राज करेगा। भाई वो ज्यादा है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ पीपल है, तो जो ज्यादा है वही राज करना चाहिए, और क्या। ये देख के अच्छा लगता है कि ठीक है, मेजोरिटी रूल कर रही है। बट अगर सिर्फ मेजोरिटी के पास ही राइट हो, माइनॉरिटी के पास ना हो, तो ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत खराब डिसीजन होगा। क्या होगा, जो नेशन है उसकी यूनिटी अंडरमाइन हो जाएगी, मतलब हम उसकी एकता पे श्योर नहीं है, कभी भी कुछ हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, एक सेपरेट नेशन की डिमांड उठ जाए, अलग देश चाहिए लोगों को, तो क्या करेंगे। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. जो टिरेनी है, जो ये निरंकुशता है मेजोरिटी की, जो मेजोरिटी अत्याचार कर रही माइनॉरिटी पे, ये सिर्फ माइनॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इससे मेजोरिटी को भी नुकसान होना है। अगर माइनॉरिटी को अटैक करके मारा जाएगा, माइनॉरिटी सेल्फ डिफेंस में भी मारेगी, तो दोनों एक दूसरे का नुकसान ही करेंगे। यहाँ गांधी जी का एक कोट याद आता है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स एंड्स अप मेकिंग द वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख के बदले एक आंख फोड़ते चलो, पूरी दुनिया लास्ट में अंधी हो जाएगी, फिर बचेगा क्या देखने के लिए। चलो सेकेंड रीजन, ये थोड़ा और डीपर है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे जरूरी चीज है पावर शेयरिंग। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. क्या मतलब हुआ इस बात का, कि एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होता है, किसके साथ, उसके साथ जिसके ऊपर इस डिसीजन का इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं नेता हूं, मुझे डिसीजन लेने की पावर दे दी गई, और मैं कोई भी डिसीजन ले लेता हूं, ये सोचता ही नहीं कि जिसके लिए डिसीजन ले रहा हूं उसका क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, बस मुझे लगता है ऐसा होने से सही हो जाएगा तो मैंने ले लिया। बट डेमोक्रेसी क्या कहता है, हमें उसका व्यू जानना बहुत जरूरी कि वो क्या चाहता है, जिसके ऊपर ये हो रहा है उसका ओपिनियन सबसे बड़ा है। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड, और जनता के पास ये अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे ऊपर कैसे शासन करना है, या तुम क्या चाहते हो, क्या रूल होना चाहिए, क्या रूल नहीं होना चाहिए। जनता की मर्जी के बिना थोड़ी कुछ भी रूल बना दोगे और जनता पागलों की तरह मानने लगेगी कि हाँ ठीक है, सरकार बनाई है, मोदी जी की है तो सोच समझ के ही किए होंगे। A legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहां पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें और सिस्टम में एक स्टेक एक्वायर करें। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट का कुछ हो रहा है तो उसमें सिटीजन्स भी इन्वॉल्व हों, सिटीजन्स को फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट ने ये किया है तो सिटीजन्स अवेयर रहें, सिटीजन्स को पता हो, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि हमसे मतलब ही नहीं है, सरकार तो सबके सब चोर हैं, आज तक जितनी सरकारें बनी सब चोर हैं, हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स बेकार चीज है। तो ये ओपिनियन लेके कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वही ओपिनियन है, तुम हम ही लोग हैं जो उनको कोई डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलनी है, और जब हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ठीक है भाई, ये वही बात होगी कि हमारे हिसाब से ही गाड़ी चलनी है। तो हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गाड़ी खराब है हमें नहीं चलानी, पर गाड़ी चल रही है तो अपने मन से जहां जाएगी चलेगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी फूट गई, टूट गई, क्या फर्क पड़ेगा। फिर मत कहना कि हम जिम्मेदार नहीं थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गाड़ी चलाने की, पर तुमने स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया कि अब जहां जा रही है जाए, क्योंकि तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। चलो, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। पहला जो रीजन हमने ये पढ़ा था, ठीक है,
कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। इसको हम मानते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब एकदम दिमाग से सोच समझ के सब चीज कैलकुलेट करके कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और दूसरा रीजन, दूसरा है मोरल, ठीक है, नैतिकता के ऊपर देखें सही है या गलत। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. Prudential रीजन से हमें समझ में आता है कि इसका आउटकम्स बहुत अच्छा है, मतलब रिजल्ट इसके अच्छे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। और मोरल रीजन से हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग कितनी वैल्यूएबल है, उसके बिना गवर्नमेंट नहीं चलेगी अच्छे से, ठीक है। सो अब यहां एक शॉर्ट स्टोरी है, खलील्स डायलेमा। स्टोरी क्या है, विक्रम बेताल सुना होगा तुम लोगों ने। तो एक बार विक्रम अपनी मोटर बाइक से जा रहा है, ठीक है, और बेताल उसके कंधे पे लद गया। अब वो एक स्टोरी सुनाता है खलील की, ठीक है। खलील एक पर्सन है जो कहां पर रहता है, बेरूत में, लेबनन बेरूत, ठीक है। लेबनन कंट्री है, बेरूत उसकी कैपिटल है, वहां रहता है खलील। अब बात यह है कि इसके जो मदर फादर हैं, एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है। और बेरूत में इसके पहले लेबनान ने बहुत सारे सिविल वॉर्स देखे, आपस में मार काट देखी, और क्रिश्चियन मुस्लिम्स आपस में काफी लड़े। तो अल्टीमेटली उस कंट्री ने एक सॉल्यूशन निकाला कि जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कोई मुस्लिम होगा, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो कोई क्रिश्चियन होगा। इस तरीके से उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। अब खलील क्या है, वो पॉलिटिकल पर्सन है और पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी खासी पकड़ भी है। और खलील ना तो अपने आप को क्रिश्चियन समझना चाहता है ना मुस्लिम समझना चाहता है। अब खलील का प्रॉब्लम यह है, खलील बनना चाहता है प्रेसिडेंट, खलील को चाहिए सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, उसके लिए उसका मुस्लिम होना जरूरी है, बट वो अपने आप को मुस्लिम नहीं समझता। अब इस केस में खलील को क्या करना चाहिए, यह है खलील का डायलेमा। विक्रम ने पूछा है, सॉरी बेताल ने पूछा है विक्रम से कि बताओ खलील को क्या करना चाहिए, खलील प्रेसिडेंट कैसे बनेगा या पीएम कैसे बनेगा, या तो उसको अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए या उसको चेंजेस लाने चाहिए लेबनान में, कैसे करेगा सोचो, क्या जो सिस्टम है वो सही है, क्या सिस्टम में चेंज चाहिए, और चेंज आएगा तो उसमें भी रिस्क है कि वो सिस्टम बहुत मुश्किल से बना है। खलील ने बहुत लोगों से पूछा और कहा भी कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, बट लोगों ने क्या कहा कि बेटा तुमने देखा नहीं ना कितना खून खराबा हुआ था, इसलिए तुम्हें लग रहा है तुम्हें ये सिस्टम चेंज करना चाहिए, बट उस खून खराबे से बचने के लिए सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अब खलील को क्या करना चाहिए, और बेताल विक्रम से यह भी कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में आंसर है और तुम नहीं बताते हो तो तुम्हारी जो बाइक है वो वहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे भी दिमाग में अगर आंसर है कि खलील का डायलेमा कैसे सॉल्व होगा, नहीं बताओगे तो तुम्हारा फोन बंद हो जाए, ठीक है। फोन बंद, इतना श्राप में दम होता तो यहीं से बंद करा देता फोन तुम्हारा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हैं। हाँ तो देखो, पहले हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ द आइडिया, पावर शेयरिंग का आइडिया कहां से आया। पहले जो सिस्टम था पावर एक ही जगह इकट्ठा रहती थी, ठीक है, इसको हम कहते थे सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन, पूरा पावर एक के हाथ में, एक पर्सन एक जगह पे बैठा हो पूरे डिसीजन ले रहा है कंट्री के। बट लेटर ऑन लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे बेटर यह है कि हम पावर्स अलग अलग लोगों को दे दें, जिससे क्या होगा, डिसीजंस और अच्छे बनेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। तो यहां से पावर शेयरिंग का आइडिया आया। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में
किसी भी डाइवर्स ग्रुप्स के व्यूज को बहुत अच्छे से लिया जाता है। ठीक है, क्या मतलब है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मैं फील करता हूं वो मैं कहने के लिए फ्री होना चाहिए। मुझे इतनी फ्रीडम हो कि मैं कुछ कह पाऊं। ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा डर रहे कि मैं ये कहूंगा तो कल को कोई मुझे मार ना दे। तो ये क्या है, ये एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की निशानी होती है, जहां पर सिटीजन्स खुल के कुछ भी बोल पाए। उन्हें गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दें, ये डर ना रहे कि गवर्नमेंट उनके ऊपर अटैक कर देगी। ठीक है, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। और अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये निशानी है कि सबके ओपिनियन मैटर करेंगे। कोई भी पब्लिक पॉलिसी या ऐसी कोई चीज जो जनता के हित में करनी है, उसके लिए लोग सबकी आवाज मायने रखती है। एंड पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। पावर्स जितने ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं उतने ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए। ठीक है, तभी एक कंट्री ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, तभी लोगों को इन एलियनेशन फील नहीं होगा। उन्हें ये लगेगा कि हाँ, हम इस कंट्री के पार्ट हैं। ऐसे किसी को पावर दो ही मत। जैसे तुम्हारे घर में कोई आ गया घूमने, तुम्हारा गेस्ट आया 2 दिन के लिए, और 2 दिन तक तुमने उसको कुछ करने ही नहीं दिया। वो कुछ भी काम बोलता है, सुनता तो उसको बोल दिया चुप रहो, वहीं बैठे रहो, उसी रूम में रहना, बाहर मत निकलना। तो वो कभी अपना समझेगा नहीं। तो सेम चीज है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें ताकि वो कंट्री को अपना समझे। फर्स्ट पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करेंगे। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अच्छा देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। एंड थर्ड इज जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुडिशियरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तीनों लगभग एक ही लेवल पे आते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंडर काम करता है या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो पावर शेयरिंग है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पर एक ही लेवल पे पावर बांट दी गई है सबको। ठीक है, सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, एक ही लेवल पे पावर्स अलग अलग। नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इनमें से किसी एक के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। सबकी पावर, ये कुछ करेगा तो ये रोकेगा, ये करेगा तो ये रोकेगा। ठीक है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। चेक करता है मतलब रोकता है, कह रहे यार ये क्या कर रही है, तुम्हारा काम थोड़ी था, अब तुम्हारा काम हो गया, तुमको यहीं तक करना था, उसके आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन अब जरूरत से ज्यादा काम कर दे, ज्यादा मेहनती बन जाए, ज्यादा ईमानदार बन जाए कि हाँ हम ये भी कर देंगे, पार्लियामेंट कह रही है अरे उसको फांसी हम सजा देंगे फांसी की, तो सुप्रीम कोर्ट का रुक जाओ, वो काम तुम्हारा नहीं है, इतना काम देश के विकास में लगा लो। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर। अब इससे क्या होगा, पावर में बैलेंस होगा। तीनों तीनों आपस में सबको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर बट आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर्स होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बट वो सब अपने मन से नहीं कर सकते, उनको उसका जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा कि क्यों किया, क्या रिजल्ट निकला उस बात का, वो उनको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो उनको एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव भेजता है कि हाँ ये बनेंगे जज। ठीक है, उसके बाद अपॉइंट प्रेसिडेंट इनको ओथ दिला रहा है, बट स्टिल उसके बाद भी ये एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक कर सकते हैं कि आपने ये क्यों कर दिया। अगर सिटीजन्स
को कोई दिक्कत होगी, गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया किसी सिटीजन के साथ, तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि देखो गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत किया है। और अगर गवर्नमेंट ने सच में गलत किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को मजबूर भी करेगा कि आप उसको सही करो, उसको कंपनसेशन दो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है, कंट्रोल करता है, और फिर ये दोनों सब आपस में पावर बैलेंस करते हैं। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। हमने देखा, अच्छा एक लेवल पे डिवाइड हो सकती है, अब अलग अलग लेवल पे भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के अंडर स्टेट, ठीक है, और स्टेट के अंडर लोकल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कैसे शेयर करेंगे? एक जनरल गवर्नमेंट, जो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री के लिए, और हर एक प्रोविंशियल मतलब राज्यों में या रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसी का दूसरा नाम है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म पढ़ेंगे और फेडरल क्या होता है उसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम इंडिया में इसको फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहते, बट क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो हम फेडरल और यूनियन में डिफरेंस भी समझेंगे। The governments at the lower level are called by different names in different countries. जो लोअर लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे इंडिया में इसे क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज। So there are many countries where there are no provincial or state governments, और ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। But in those countries like ours, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. But ऐसी कंट्रीज जैसे हमारी है जहां पावर इस तरीके से शेयर किया गया है, वो बकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कौन सी पावर किसकी, ताकि तुम लोग लड़ाई मत करने लगना, कह रही है पावर शेयर कर लेना, तुम लोग आपस में मारपीट कर लिए, वो मत करना, हम लिख के जा रहे हैं। तो क्या बेल्जियम में ऐसा सिस्टम है? तो हाँ बिल्कुल है। श्रीलंका में है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल मतलब लेवल, एक से दूसरे लेवल में डिवाइड हो रहे हैं, वो है फेडरल डिवीजन। इसका दूसरा नाम वर्टिकल शेयरिंग भी है। ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and पंचायत। तो जैसे हमने सेंट्रल की पावर लेके स्टेट को दे दी, स्टेट की पावर लेके और नीचे दे देते हैं, पंचायती राज को दे देते हैं। Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power। ठीक है, तो इसे vertical division of power भी कहते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसके लिए आज यहीं रोकते हैं, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो।